लेकिन प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है, जो लोग स्टार्ट करते हैं रैकरिंग ऑडिट। अब रैकरिंग ऑडिट मतलब ये होती है कि मतलब जब हम मान लो जो पिछले साल मतलब ऑडिटर था मतलब वो सेम हो गया, मतलब जैसे हम बात करें रैकरिंग ऑडिटर शैल असेस वेदर द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब जैसे हम ऑडिटर मतलब सेम जैसे पिछले साल का ऑडिटर था वही अब जैसे नेक्स्ट में कंटिन्यू करेगा। तो अगर कोई एंगेजमेंट जो हमने जैसे फर्स्ट ईयर में एंगेजमेंट बनाया होगा यहाँ पे जब हम पॉइंट हुए होंगे, तो अगर कोई चेंजेस नहीं होते तो यही एंगेजमेंट कैरी फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट में। लेकिन अगर मान लो कोई बीच में अगर कोई जो नीचे एग्जाम ये वाले थे अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन या कोई अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो हमें एंगेजमेंट लेटर को भी रिवाइज करना होगा। तो उनके कंडीशंस है क्या, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ऑब्जेक्टिव या स्कोप के बीच में, स्पेशल टर्म्स चेंज हो रही है, कोई रिसेंट चेंज हुआ है किसमें सीनियर मैनेजमेंट में, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, एक में रिसेंट चेंज सीनियर मैनेजमेंट में और सिग्निफिकेंट चेंज ओनरशिप में हो रहा है, वही सिग्निफिकेंट चेंज नेचर और साइज में, चेंज किस में हो रहा है लीगल और लीगल रिक्वायरमेंट में, एफआरएफ में चेंज हो रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, चेंज किस में हो रहा है अदर रिपोर्टिंग में। तो तुम्हें इसका देखो अब याद करने का या फिर लिखने का कैसे करना, जो भी सारे चेंज या एक वर्ड कॉमन आ रहा है ना सब में, जैसे दो में सिग्निफिकेंट आ रहा है ये रहा, रिसेंट चेंज मतलब रिवाइज में आ रहा है, तो दो का ऐसे कॉलम बना के लिखना, जैसे तीन का ये बना दिया ब्रांच चेंज चेंज चेंज, क्या लीगल रिक्वायरमेंट एएफआरएफ और अदर लीगल रिक्वायरमेंट ऐसे याद कर लिया। सिग्निफिकेंट चेंज किसमें देखना है ओनरशिप में, और चेंज ओनरशिप भी देखो बिजनेस से रिलेटेड हो गया, नेचर और उसमें वो भी नीचे सेम ही आ गया ऑलमोस्ट। रिसेंट चेंज किसमें होगा सीनियर मैनेजमेंट में, और रिवाइज अगर कोई अगर चेंज रिवाइज ही हो रही है तो उसमें वो तो करना ही पड़ेगा, स्पेशल टर्म्स अगर कोई आ रही है तो। और इंडिकेशन अगर मान लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ऑब्जेक्टिव स्कोप में तो उस पॉइंट को डाल दो अपने एंगेजमेंट में रिवाइज करके, बस सीधी सी बात, याद हो गया क्वेश्चन। अभी पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑन द स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। मान लो अगर हम क्या बात कर रहे हैं कि हम जैसे अगर हम ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या लिमिटेशंस हो सकती है। लिमिटेशन अगर मैनेजमेंट अगर तुम्हारे स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, इम्पोजिंग लिमिटेशन ऑन द स्कोप, हमारे जो हमने स्कोप पढ़ा था जैसे ऊपर के एस्पेक्ट्स क्या क्या कवर होते हैं, हमारे प्रिंसिपल एस्पेक्ट हो गया वो, बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो गया, वो जो हमने पढ़े थे एविडेंस, मतलब अगर उस पर अगर हमारा रिस्ट्रिक्शन लग गई है ऐसे लिंक करना, जो हमने ऊपर स्कोप पढ़ा था, जैसे तुम इसको यहाँ पे वापस रेफर कर लेना एक बार जल्दी से, क्या स्कोप था। अगर स्कोप लगा रही है मैनेजमेंट तुम्हें वहाँ पे क्या देखना है फिर आगे क्या ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था डिस्क्लेमर दे सकता है वो। और ऑडिटर शेल नोट अगर मान लो से डिस्क्लेमर दे देना फिर एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हो भाई, कोई और कंपनी ले लेगी या फिर कोई और ऑडिटर ले लेगा उसको। लिमिटेड एंगेजमेंट एज अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मान लो अगर लॉ रिक्वायरमेंट हो रही है कि मान लो इससे नेक्स्ट ईयर में आके हमने ले मतलब चलो अगर लॉ रिक्वायरमेंट हो रही है तो मतलब तब तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एनालिसिस क्या मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इम्पोजिंग लिमिटेशंस कर रहे हैं और ऑडिटर को बिलीव है कि वो रिजल्ट जो लिमिटेशन है वो डिस्क्लेमिंग पे जाएंगे, तो ऑडिटर शैल नोट एक्सेप्ट, तो यहाँ से वो करेक्ट इनकरेक्ट देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बनता करेक्ट इनकरेक्ट ही आता है अगर आएगा तो। कि मान लो मैनेजमेंट है तुम्हारे स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन लगाती तुम ऑडिटर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, उन्हें प्रायर ऑडिट से पहले पहले पता चल गया, अरे जब तुम्हें पहले पता चल गया तो डिस्क्लेमर ही देना है, तो तुम एक्सेप्ट ही क्यों करो, तो छोड़ दो बस, तुम्हें ये लिख के आना है अपने ऊपर ये रीजन बस। और तुम्हें लास्ट में ये जो लिख के आना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, जहाँ पे भी ये आए ना तुम अपना दिमाग मतलब उसको हाईलाइट करके लिखना अपने नोट्स में, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, मतलब अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तब हम करेंगे लेकिन अदरवाइज हम छोड़ सकते हैं। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन, acceptance of acceptance of a change in engagement, auditor who before the completion of engagement is requested to change। अब देखो यहाँ पे ये करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ से बन जाता है। अब क्या बिफोर कंप्लीशन होंगे एंगेजमेंट मतलब जो ऑडिट चल रही है उसी से पहले अगर ये आ रही है कि चेंज इन एंगेजमेंट कर दो, चेंज इन एंगेजमेंट टू वन प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, मान लो मैनेजमेंट कह रही है तुम्हें कि इस एंगेजमेंट को चेंज कर दो, लेकिन वो चेंज करने से तुम्हारे जो एश्योरेंस है वो तुम्हारा लेवल उसका लो हो जाता है, तो उसका क्या लिखा है शुड कंसीडर द अप्रोप्रिएटनेस। मान लो कि तुम्हारा एश्योरेंस अगर लोअर जा रहा है तुम्हें वहां अपनी चेक करके रखनी है कि वो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे ज्यादा मतलब तुम्हारे लिए नुकसान हो रहा है तुम उसको चेंज मत करो, तुम्हारे लिए लॉस है, अगर तुम्हें बाद में अगर कोई केस आता है तो तुम ऑडिटर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तुम अपना उसको चेंज ही मत करो।
अब देखो क्या रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, मतलब जो क्लाइंट कब रिक्वेस्ट कर सकता है, मतलब चेंज एंगेजमेंट की मे रिजल्ट लिख रखा है, जरूरी नहीं है मे, कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन मे लिख रखा है। क्या चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, अफेक्टिंग नीड फॉर सर्विसेज, मतलब जो हमने नीड के लिए रखा था अगर वही चेंज हो रही है तो सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, मान लो कि बिजनेस के, तो उसके लिए हमने कह दिया मान लो ऑडिटर को कि ये चेंज कर दो, इसको ऐसे मत करो, तो वो वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट, अरे चलो कोई नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ ऑडिट और ऑडिट सर्विस रिक्वेस्ट ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, अगर मान लो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है किसके बीच में, नेचर ऑफ ऑडिट में और रिलेटेड सर्विसेज ओरिजिनली जो सबसे पहले हुई थी उसमें मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो तब तो मैनेजमेंट कहेगी कि इसको चेंज कर दो, अब हो रही है तो ऑडिटर भी कर देगा उस केस में, तो अगर कोई ज्यादा वो अप्रोप्रिएट मतलब अप्रोप्रिएट लग रहा है उसको। और लास्ट में क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या लगा रही रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ एंगेजमेंट वेदर इन पॉजिटिव मैनेजमेंट और पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस, मतलब हमारे एंगेजमेंट पे स्कोप लग रही है, रिस्ट्रिक्शन लग रही है, तो वहां हमें चेक करना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, मान लो मैनेजमेंट ने लगा दी तो मतलब वो चेक करना पड़ेगा हमें केस टू केस, लेकिन जनरली ये 3 रीजन होते हैं। यहाँ ध्यान रखकर चलना क्या मिसअंडरस्टैंडिंग किसमें, नेचर ऑफ ऑडिट में, चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, मान लो कोई जिसके लिए हमें चाहिए थी, तो यहाँ पे हो गया। और ये वाला रीजन अब क्या, ऑडिटर शुड कंसीडर केयरफुली, ध्यान से, क्योंकि और बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, मतलब कंसीडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर रिक्वेस्ट, मतलब रीजन तुम्हें ध्यान से चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलरली, और वही अगर तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, मतलब ये वाला थर्ड पॉइंट में, तुम वहाँ ध्यान से चेक करना अपनी उस पर। अब मान लो अगर ये ऊपर वाला वैलिड था, अब ये जैसे यहाँ पे फर्दर डिवाइड कर सकते हो तुम अपने जैसे 2 पार्ट में, अगर ये वैलिड था यहाँ पे तो तुम क्या जाएंगे, रीजनेबल है तो चेंज कर देंगे हम उस केस में, ऑडिट वर्क परफॉर्मेंस इज एप्लीकेबल टू चेंज द रिपोर्ट इज इशूड कुड बी एप्लीकेबल, मतलब जो भी हम रिपोर्ट इशू करेंगे वो रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू, अब ये ध्यान से करके चलना है, इसको अपना मार्क कर लेना ज्यादा, ये वाला यहाँ से ऊपर वाला बस इतना लिख लेना क्या रीजनेबल है तो वो चेंज कर लेंगे एंगेजमेंट को, और बाकी एसेस को उनको अप्लाई करना है, और रिपोर्ट इशू करेंगे वो एज पर चेंज करेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब रिपोर्ट जो अब रिपोर्ट रिपोर्ट इशू करेंगे ना, जो अब नई रिपोर्ट इशू करेंगे वो क्या इंक्लूड नहीं करेगी, नॉट इंक्लूड, ये वाला आ जाता है करेक्ट इनकरेक्ट में, अपना यहाँ पे लिख के चलना सी और आई सी, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट पर लास्ट में अलग से लिखेंगे। और जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा उसमें ओरिजिनल एंगेजमेंट के बारे में कहीं भी नहीं जिक्र होगा, जो उसने स्टार्टिंग बनाया होगा उसका रेफरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि अब रिवाइज आएगा उसका आएगा। और क्या एनी प्रोसीजर दैट हैव बीन परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल एंगेजमेंट, मान लो हमने कई प्रोसीजर ओरिजिनल एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग लगा देंगे तो उसका भी हम रेफरेंस दे देंगे, हम उसको ऐसे लिख देंगे नए के अकॉर्डिंग हमने कर लिया है, ओल्ड का रेफरेंस उसके केस में भी हम नहीं देंगे ओरिजिनल का, ये बन जाएगा। नेक्स्ट, इफ ऑडिटर शुड नॉट एग्री टू चेंज ऑफ एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो रीजनेबल, जैसे अभी ऊपर हमने राइट पढ़ा तो ये वाला आ गया, अगर मान लो अब यहाँ पे रोंग का आ रहा है तो हम आगे हम नीचे पढ़ेंगे यहाँ पे, if terms of engagement change auditor management shall agree on report new terms in an agreement, कि मान लो अगर रीजनेबल नहीं है ना तो वो ऊपर वाला यहाँ पे आ जाएगा कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एग्री नहीं करेगा उसके केस में, इस ऑडिट में तो मैं नहीं चेंज करूंगा, नेक्स्ट ऑडिट की नेक्स्ट ऑडिट देखी जाएगी। एक सेकेंड। अब आगे यहाँ से ना थोड़े ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं, एमसीक्यू मतलब कह रहा हूँ करेक्ट इनकरेक्ट बनते हैं यहाँ से शायद एक बार पेपर में भी आया था क्या, इफ टर्म्स ऑफ, अगर मान लो टर्म चेंज हो गई हैं, चेंज ऑडिटर मैनेजमेंट अब क्या करेंगे, एग्री ऑन रिकॉर्ड करेंगे न्यू एंगेजमेंट को इन एन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म, ये जरूरी नहीं है एंगेजमेंट लेटर में करें, कोई भी सुटेबल फॉर्म में कर सकते हैं, और रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब उनके पास प्रूफ होना चाहिए। अब ऑडिटर क्या है, ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू चेंज, ठीक है, अगर वो नहीं है तो कंटिन्यू ओरिजिनल एंगेजमेंट होगा, तो अगर मान लो ओरिजिनल एग्रीमेंट में अगर मान लो ऑडिटर को नहीं लग रहा कि वो करना चाहिए उसे, तो मतलब वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है ऑडिट एंगेजमेंट से, अगर पॉसिबल है लॉ के अंदर तभी कर सकता है, कब जब लॉ और रेगुलेशन के अंदर प्रोवाइड फॉर हो रखा कि हम वो कर सकता है ऑडिटर, मान लो जैसे सेबी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई ऑडिटर छोड़ के जा रहा है और उसने क्वार्टर मान लो क्वार्टर टू चेक मतलब कर लिए, मान लो जैसे वो तो मैं थोड़ा और आगे बता रहा हूँ तो ये फाइनल में आता है,
तो वहाँ पे उसे 25% मतलब जितना उसे क्वार्टर 1 किया तो वो क्वार्टर 1 की रिपोर्ट इशू करके जाएगा। तो मतलब ऐसे चेकिंग मतलब वो डिपेंड करता है कि लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो रही है कि नहीं हो रही। सेकंड, वेयर देयर इज एन एनी ऑब्लिगेशन आइदर कॉन्ट्रेक्चुअल हो, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल या ऑब्जेक्टिव हो, टू विच रिपोर्ट टू सर्कमस्टेंसेस सच एज पीसी रेडियोलॉजी। मतलब अगर मान लो हमने मतलब रिपोर्ट करके जाना तो हम चेक करके जाएंगे कि नोट पर मतलब परमिशन हो रखी कि नहीं हो रखी, सीधी सी बात है बस अब ये। बस चलो, ये चैप्टर तो खत्म हुआ। ये केस स्टडी को एक बार रीड जरूर करके चलना है, ये वाली को मस्ट रीड केस स्टडी कर लेना है इसको अपने उसमें, समरी है। और तो चलो करेक्ट इनकरेक्ट आएंगे अब आगे। किसी का कोई डाउट है? नहीं, इसके क्वेश्चन अलग होंगे भाई, करेक्ट इनकरेक्ट खुद ही करने हैं? खुद कर लेना, मैं इसके जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं मार्क भी करवाऊंगा अलग से। एक सेशन लूंगा जिसमें मैं 3-4 चैप्टर के मैं इकट्ठे एक सेशन ले लूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर से ना अब स्टार्टिंग, अब नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट अब ये होगा कि मैं जैसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मार्क आउट करवाऊंगा। उसके बाद जितना टाइम बचेगा उस अकॉर्डिंग हम देखूंगा किसको एक्सप्लेन करना है। जो तुम बताओगे मतलब जो तुम्हें मुश्किल लग रहा हो वो मेरे को बता देना। राइट डाउन एक बार पहले लिख के आना। जब पहले लिखे होगे ना वहाँ तुम्हें कई बार लिखने से तुम्हारी क्लैरिफिकेशन मतलब दिक्कत हो दूर हो जाएगी कि तुम्हें, हाँ तुम्हें कई बार लिखते लिखते पता चलता है अरे ये तो ईजी सा था। उसके बाद अगर जो तुम्हें डाउट आए ना एक बार सारा कंप्लीशन करने के बाद मेरे को वो लिखते जाना, फिर मेरे को इकट्ठे बता देना कौन सा डाउट है। वो एक्सप्लेन कर दूंगा वो पॉइंट तुम्हें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार अपना ये हो जाए कि कंप्लीशन हो जाए कोर्स का, मतलब जो भी अपना पूरा है। ठीक ठीक। चलो फाइनली आज अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कम्स टू एन एंड and we'll begin with chapter 2 next. Okay, so going to end this session now. नेक्स्ट मंडे? Bye. Next Monday, next chapter 2 going to end this session. Okay.